बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 पे बीएस मैथ्स सेमेस्टर 4 के लिए है, एलिमेंट्री नंबर 3। थ्योरम नंबर 5 देखिए, हमारा रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम हमने शुरू किया है। इसके ऊपर ये थ्योरम 5 जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, आज ये थ्योरम हम प्रूफ करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सिस्टम आपका रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बन रहा है किसी भी मॉडलों की रिस्पेक्ट से, तो उस सिस्टम में एलिमेंट्स की तादाद जो है उस मॉडलों के आइलर्स फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ आपके सामने है। सपोज़ करें कि इसके लिए हम सपोज़ करते हैं कि एक सिस्टम है हमारे पास T1 से लेकर T5, ये कुछ एलिमेंट्स हैं आपके पास, और इनकी तादाद उतनी ही है जितनी आपके पास जितना आपने शो करना है, या किसी भी रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम में मॉडल एम के रिस्पेक्ट से 5m एलिमेंट्स की तादाद होती है। तो ये हम अपने एग्जैक्ट उसी तादाद में हमने इंटीजर्स हमने इकट्ठे किए हैं। एंड ये इंटीजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि ये इंटीजर्स तमाम जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये इंटीजर्स m से लेस हैं, विच आर लेस दैन m एंड को प्राइम टू m। क्योंकि आपको पता है कि जब भी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम की बात होती है, कोई भी सिस्टम रिड्यूस्ड रेजिड्यू बनता है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके मॉडलों के साथ को प्राइम होते हैं। तो ये सारे जो मैंने टीज़ इकट्ठे किए हैं, कलेक्ट किए हैं, ये सारे के सारे तादाद इनकी 5m है, और ये सारे के सारे m से लेस भी हैं और m के साथ को प्राइम भी हैं। अब ये सिस्टम, अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये सिस्टम जो दिया हुआ है, ए इसका सिस्टम, ये आपका उसने कहा हुआ है कि रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें चूँकि ये सिस्टम आपका रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, आपने सिर्फ शो ये कराना है कि ये केस की तादाद 5m के बराबर है, ठीक है। इसके लिए आपने क्या किया, एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया टीज़ में, और उसकी तादाद 5m रख दी। अब इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम टीज़ में है, इसको हम चेक करेंगे कि आया कहीं ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू द मॉडलो एम। क्योंकि देखिए रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम की 3 कंडीशंस हैं। उन 3 कंडीशंस में से एक कंडीशन है कि जो भी सिस्टम रिड्यूस्ड रेजिड्यू बनता है उसको m के साथ, अपने मॉडलों के साथ, उन सारे एलिमेंट्स को को प्राइम होना चाहिए। तो हमारी सिलेक्शन ही टी की ऐसी है, टीज़ की, कि हमने वो सारे टीज़ ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो कि m के साथ को प्राइम है। तो एक कंडीशन तो आपकी जो है वो सेटिस्फाइड हो गई, और ये लेस भी हैं। और ज़ाहिर रेजिड्यू सिस्टम जितना भी होता है, चाहे वो कंप्लीट हो चाहे आपका रिड्यूस्ड हो, उस रेजिड्यू सिस्टम में आपके m से लेस एलिमेंट होते हैं। तो एक चीज़, तो एक कंडीशन तो आपकी पूरी होगी। और वो जो थर्ड कंडीशन थी जिसकी रिप्लेसमेंट में मैंने आपसे कहा था कि ये थ्योरम है, उस थर्ड कंडीशन की जगह यही आपका जो एलिमेंट्स की तादाद है ये उसको पूरा कर देगी। अब इसको देखिए, इस सिस्टम को आपने रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बनाना है, तो 3 कंडीशंस आपने इस टी सिस्टम के ऊपर पूरी करनी है। उनमें से पहली जो कंडीशन है वो तो होल्ड करती है, क्योंकि हमारी टीज़ की चॉइस ही ऐसी थी कि ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं हमारे मॉडलों के साथ को प्राइम है। तो एक कंडीशन तो ऑटोमेटिकली हमारी सिलेक्शन से ही पूरी हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये थी कि जितने भी टीज़ हैं इन सबको आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन हम पूरी करते हैं। दूसरी कंडीशन में हम पूरी करने के लिए उल्टा सपोज़ करते हैं। आप सपोज़ करें कि ये जितने भी हमने टीज़ सेलेक्ट किए हैं, ये सब टीज़, ये हम जानते हैं कि ये 1 से लेकर m तक है, m से लेस तक है ये सारे टीज़, और ये टीज़ जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सपोज़ करें, आगे जाके आ जाएगी जी कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, तो फिर इससे पता चलेगा कि जी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इनके कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। तो अभी मैंने इसे सपोज़ कर लिया कि सपोज़ करें कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट से देखें क्या रिज़ल्ट निकलता है। देन m डिवाइड्स ti माइनस tj। अब देखें ti क्या है और tj क्या है। ये जितने भी ti's और tj's हैं ये सब के सब m से लेस हैं। अच्छा जी, इसमें देखें फिर आपका m जो है वो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करता है, लेकिन m हम ये जानते हैं कि ti और tj जितने भी t's यहाँ पे लिखे हैं ये सब के सब m से लेस हैं। तो m अपने से लेस नंबर को कभी भी डिवाइड कोई भी नंबर नहीं करता, तो m जो है वो कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता ti को या tj को। तो ये देखें, ये आपको इक्वेशन क्या बता रही है। ये इक्वेशन बताती है कि t जो है, m जो है वो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को डिवाइड कर रहा है। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन मज़ीद ti और tj से भी लेस हो जाती है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक नंबर जो है अपने से लेस नंबर को पूरा डिवाइड करे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है।
तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी जी कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो फिर आप ये कहेंगे कि दिस इज़ नॉट द पॉसिबल केस, और ये क्यों आता है, ये इस एजम्पशन से आता है, तो हमारी ये एजम्पशन रॉन्ग है, सो यहाँ ये आपस में इनकॉन्ग्रुएंट है। दूसरी कंडीशन भी आपकी इस तरह से पूरी हो जाती है। इस तरह से आपकी एक कंडीशन तो पूरी हो गई, एक कंडीशन तो हमारी चॉइस से ही, फर्स्ट कंडीशन चॉइस ऑफ सिलेक्शन से ही पूरी होगी। दूसरी कंडीशन के ये तमाम एलिमेंट्स आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हैं, वो भी पूरी होगी। अब देख लेते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये देखें जी, सेकंड कंडीशन हो गई, यहाँ से हमारी वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देखें जी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन के लिए यही होता है कि आपने एक इंटीजर सेलेक्ट करना होता है जो कि आपके मॉडलों के साथ को प्राइम हो। सपोज़ करें कि आपने एक आर्बिट्ररी इंटीजर सेलेक्ट किया जो कि आपके मॉडलों के साथ को प्राइम है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि ये जो इंटीजर n है इसके लिए उन टीज़ में, वो जो टी आपके पास कलेक्शन ऑफ टीज़ है, T1 से लेकर आपके पास टी ऑफ 5 तक जो आपने सेट बनाया हुआ है, इस सेट में एक टी ऐसा मौजूद ज़रूर है जो कि इस n के साथ कॉन्ग्रुएंट है। आपने ये प्रूव करके दिखाना है। इसके लिए आपने क्या किया, आपने कहा कि n और m चूँकि आपस में इन को प्राइम है, तो आपने m को m से डिवाइड किया आपने इस n इंटीजर को, और डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रिमाइंडर आता है, जो आपके पास डिवीजन एल्गोरिदम बनता है, वो आपके पास ये बनता है n इज़ इक्वल्स टू एम क्यू प्लस आर। ये डिवीजन एल्गोरिदम बनता है, और हम जानते हैं कि हमारा रिमाइंडर जो है हमारे डिवाइज़र से हमेशा लेस होता है, लेकिन हमारा रिमाइंडर ज़ीरो भी हो सकता है और डिवाइज़र से ऑलवेज लेस होता है। तो यही बात उसने यहाँ लिखी हुई है कि आपका रिमाइंडर डिवाइज़र यानी कि m से लेस है, लेकिन यहाँ पे हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा। वही बात जो पहले भी मैं इसका जिक्र कर चुकी हूँ कि जब आपके पास दो नंबर्स जो आपस में को प्राइम है, मिसाल के तौर पे 7 और 3 आपस में को प्राइम है, जब आप उनको डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर आता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं आता। ज़ीरो तब आता है जब ये दो नंबर्स आपस में को प्राइम ना हो। तो चूँकि ये दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम है m और n, इसलिए जब आप इनका रिमाइंडर लिखेंगे तो r जो है वो आपका ग्रेटर दैन ज़ीरो है, यहाँ इक्वल ज़ीरो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो r आपका ज़ीरो से ग्रेटर है और m से लेस है। और साथ ही साथ एक और बात, एक और फैक्ट भी है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में, कि जब दो नंबर्स आपस में को प्राइम होते हैं तो जब उनका रिमाइंडर बचता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3 और 7 आपस में को प्राइम है, तो 3 2 ज़र 6 और रिमाइंडर आपके पास 1 बचता है। या आप 3 और 11 की मिसाल ले लें, 3 और 11 आपके पास को प्राइम है, तो 3 3 ज़र आपके पास 9 आता है और रिमाइंडर जो है आपके पास 2 बचता है। तो 2 और 3 आपस में को प्राइम है, तो रिमाइंडर हमेशा आपके डिवाइज़र के साथ को प्राइम होगा अगर डिवाइज़र और डिविडेंड को प्राइम है। तो यही बात है कि आपके पास ना सिर्फ ये आपके पास कि आपका रिमाइंडर जो है वो आपके डिवाइज़र से लेस है, बल्कि वो ज़ीरो से ग्रेटर भी है, और साथ ही साथ वो रिमाइंडर जो है, यही फैक्ट है कि आपका को प्राइम है आपके डिवाइज़र के साथ m के साथ वो को प्राइम भी है। यही बात उसने यहाँ लिखी हुई है, देखें r जो है वो m के साथ को प्राइम है। तो इसका मतलब है m से को प्राइम भी है, m से लेस भी है। तो इट्स मीन कि ये जो इंटीजर्स हमने सेलेक्ट किए थे T1 T2 अप टू T5m, ये इंटीजर्स वही थे जो कि हमारे m से लेस भी थे और m के साथ को प्राइम भी थे। तो इसका मतलब है r की वैल्यू इनमें से कोई एक है। तो अब वही बात आ जाती है कि जब आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से लिखें कि r को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर दें n माइनस r, और यहाँ पे आपका रह जाएगा QM। ये शो करता है कि m जो है n माइनस r को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है m डिवाइड्स n माइनस r, और इसको जब आप कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन में लिखते हैं तो n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू r मॉडलो m बनता है। और m की यहाँ पे आप पहले ही वैल्यू निकाल चुके हैं कि r की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं कि r की वैल्यू उन टीज़ में से कोई एक टी है। तो हेंस ये प्रूव हो गया कि वो जो टी का सिस्टम हमारे पास था, वो टी के सिस्टम में से कोई एक टी ऐसा ज़रूर है जो कि इस n के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, और ये प्रूव हम कर चुके हैं कि ये देखें यही सारी बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है। हेंस आपके पास जो थर्ड कंडीशन थी वो थर्ड कंडीशन भी आपके पास प्रूव हो चुकी है। अब आपका जो टी का सिस्टम था, जो आपका टी का सिस्टम है, वो टी का सिस्टम जो है आपका वो बन गया है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम, ठीक है जी। ये एक सिस्टम है T1 से T5 है, ये आपका रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बन गया। और दूसरा रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम हमारा एज में है, A1 A2 से लेकर AK तक, ये दो आपके पास रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मौजूद है।
अच्छा जी, ये देखिए अब आपके पास दो सिस्टम आ गए हैं। एक आपके पास टी का सिस्टम है, T1 से लेकर T5 तक का सिस्टम है जो कि आपका रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, और एक सिस्टम आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है A1 A2 से लेकर आपका AK तक का सिस्टम है। ये जो एज का सिस्टम है ये तो आपकी स्टेटमेंट में गिवन है कि ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू है, तो इसको तो हम मानेंगे कि ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू है, और दूसरे सिस्टम को हमने खुद अभी प्रूव किया कि ये भी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है। अब दो सिस्टम्स आपके पास सेम मॉड लॉ के साथ पड़े हुए हैं और ये दोनों ही रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम हैं। इसमें देखें, अगर हम जो हमारी थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन ऑफ रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम, वो थर्ड कंडीशन हमारी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम की क्या है? वो ये कहते हैं कि अगर आप क्लेम करते हैं कि कोई भी सिस्टम RRS है, तो वो सिस्टम RRS होगा अगर किसी भी इंटीजर के लिए उस सिस्टम में एक इंटीजर ऐसा मौजूद ज़रूर है जो कि उसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो देखिए ये एट अ टाइम दोनों ही रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है। हम एक वक्त में एक को रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम लेते हैं, कंसिडर करते हैं, और दूसरे सिस्टम के एलिमेंट्स को हम ऑर्डिनरी इंटीजर्स की जगह कंसिडर करते हैं, वो इंटीजर्स जिसके लिए इस रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम में कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होगा। तो आप ये देखें कि अगर आप ये कंसिडर करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस सिस्टम को ए सिस्टम का नाम दे दें और इस सिस्टम को आप बी सिस्टम का नाम दे दें ताकि आपको आसानी हो। अगर मैं इस एक वक्त में ये कंसिडर करूं कि मेरा ए सिस्टम जो है वो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है और बी सिस्टम, उस केस में दो केसेस बना लेते हैं इसका। तो फर्स्ट केस में ए जो है वो रिड्यूस्ड रेजिड्यू है और बी के एलिमेंट्स को मैं ऑर्डिनरी इंटीजर्स कंसिडर करूँ, तो फिर इसका मतलब है हर एक के लिए मेरे पास एक टी मौजूद ज़रूर होगा जो इस ए के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा विद रिस्पेक्ट टू द मॉडलो एम। ठीक है, तो इट्स मीन टू बी दिस कि जब आप ये बात करते हैं कि जब आपके पास हर ए के लिए एक टी मौजूद है, तो इट्स मीन कि आपके पास टी के एलिमेंट्स की जो तादाद है, टी के एलिमेंट्स की तादाद क्या है आपके पास? वो एलिमेंट्स की तादाद जो है वो आपके पास 5m है। ठीक है, तो 5m जो है ये तादाद, मिसाल के तौर पे जो भी तादाद है आपके पास, और यहाँ एज की तादाद जो है आपके पास k है, यानी कि हर ए के लिए आपके पास एक टी मौजूद है। मिसाल के तौर पे ये ए आपके पास तादाद में अगर मैं कहूँ ये 10 एज लिखे हुए हैं, यानी कि ये A1 से लेकर A10 तक है। इन 10 एलिमेंट्स के लिए मैं क्लेम कर रही हूँ कि एक टी मौजूद ज़रूर है और वो यूनिक टी है। यूनिक टी का मतलब ये नहीं कि अगर A1 के साथ T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है और A2 के साथ भी T1 कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा नहीं है। A1 के साथ अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है तो A2 के साथ कोई दूसरा T कॉन्ग्रुएंट होगा, इसमें यूनिकनेस का फैक्टर है। ठीक है, तो आपके अगर ये एज जो हैं, ये इंटीजर्स जिनके ऊपर मैं थर्ड कंडीशन ऑफ रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम लगा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इन इंटीजर्स के लिए हर एक इंटीजर के लिए एक एलिमेंट यहाँ एक टी ज़रूर मौजूद है जो इन एज के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं सपोज़ करूँ कि ये एज जो है अगर 10 है, 10 तादाद में है, तो कम से कम यहाँ पे 10 एलिमेंट्स तो होने चाहिए। ठीक है, 10 एलिमेंट्स तो होने चाहिए, क्योंकि हर एक एलिमेंट डिफरेंट के साथ, ये नहीं कि एक एलिमेंट एक से ज़्यादा को सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी कि T1 जो है वो A1 के साथ भी कॉन्ग्रुएंट हो और T1 जो है वो A2 के साथ भी कॉन्ग्रुएंट हो और T1 जो है वो A3 के साथ भी कॉन्ग्रुएंट हो, ऐसा नहीं है। T1 जो है वो A1 के साथ ही कॉन्ग्रुएंट होगा और A2 के साथ जो है वो कोई और एलिमेंट जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये उसकी देयर एग्जिस्ट रिलेटिवली जो है वो यूनिक एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि इन 10 एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए या इनके पेयर बनाने के लिए, जो इनके साथ कॉन्ग्रुएंट हो एलिमेंट, इस तरह का पेयर बनाने के लिए यहाँ कम से कम आपके पास 10 एलिमेंट तो होने चाहिए। अदरवाइज़ ये एलिमेंट 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये 9 एलिमेंट है तो फिर इन 10 एलिमेंट्स के यूनिक पेयर कैसे हम बनाएंगे? तो फिर उसमें रेपिटेशन आ जाएगी। फिर उसमें एक एलिमेंट एक वक्त में दो डिफरेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, तो वो फिर हमारी थर्ड कंडीशन जो है वो फेल हो जाएगी। इसलिए इन 10 एलिमेंट्स के आपने पेयर बनाने और यूनिक पेयर बनाने हैं, यानी कि एक पेयर के अंदर हर दो पेयर जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बने। A1 का पेयर अगर T1 के साथ बनता है तो A2 का पेयर T1 के साथ ना बने। तो इस तरह की यूनिक पेयरिंग करने के लिए
अगर ये 10 तादाद में हैं तो इनकी तादाद कम से कम 10 होनी चाहिए और 10 से ज़्यादा हो सकती है लेकिन 10 से कम नहीं हो सकती। इट्स मीन टू बी दिस कि अगर ये लॉ मैं लगाती हूँ तो इस केस में आपके 5m की जो भी नंबर है, 5m एग्जैक्ट क्या नंबर है आई डोंट नो, बट जो भी नंबर है वो तादाद जो है वो k से या तो k के कम से कम इक्वल है या k से ग्रेटर है। तो इस केस में आपका जो रिज़ल्ट निकलता है वो 5m या तो k से ग्रेटर है या फिर k से लेस है। अब अपना केस बदल लेते हैं। केस क्या बदलते हैं? अब केस अब ये कर लेते हैं कि ए सेट जिसके अंदर टीज़ मौजूद थे टी ऑफ 5m और बी सेट जिसके अंदर एज रखे थे ए से लेकर ए के तक। अब अपना केस बदलते हैं। अब मैं इसको बी सेट को मानती हूँ। बी सेट जो है वो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है और ए सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्डिनरी इंटीजर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। तो जो थर्ड कंडीशन दोबारा से लगाती हूँ, थर्ड कंडीशन कहती है कि हर इंटीजर के लिए एक यूनिक एलिमेंट RRS में होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे एज हर टी के लिए एक ए यूनिक ए ज़रूर मौजूद होना चाहिए। इसका मतलब है टीज़ की तादाद जो है वो 5m है, तो इनकी तादाद कम से कम 5m के बराबर हो, अदरवाइज़ इनकी तादाद जो है वो 5m से ज़्यादा भी हो सकती है। अगेन वही बात, अगर ये 10 तादाद में है तो इनकी यूनिक पेयरिंग के लिए एज को भी तादाद में कम से कम 10 होना पड़ेगा, अदरवाइज़ 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके लिए इस केस में हमारा जो रिज़ल्ट निकलता है वो 5m जो है वो कम से कम या तो बराबर है k के या k जो है वो आपका 5m से ग्रेटर है। ठीक है, 5m से आपका k या तो इक्वल है या फिर ग्रेटर है। तो पहले केस में हमारा रिज़ल्ट निकला था 5m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल k से था, और दूसरे रिज़ल्ट में हमारे पास निकला है 5m इज़ लेस देन इक्वल्स टू k। इन दोनों केसेस को जब आप ज्वाइन करते हैं तो फिर आपके पास निकलता है k इज़ इक्वल्स टू 5m। यहाँ से पता चल जाता है कि a सिस्टम जो हमने ख़ुद से बनाया था और b सिस्टम जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, b सिस्टम के एलिमेंट की तादाद थी k और a सिस्टम के एलिमेंट्स की तादाद थी 5m। इसका मतलब है जो भी सिस्टम रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम होगा उसके एलिमेंट्स की तादाद हमेशा मॉडलो के फाई के बराबर होगी, आयलर्स फंक्शन के बराबर होगी। ये सिस्टम जो है ये आपको ये प्रूफ देता है, तभी तो हमने इसको अप्लाई किया था पिछले अपने उसके अंदर लेक्चर में, एक एग्जांपल के ऊपर भी अप्लाई किया था, क्वेश्चन के ऊपर भी अप्लाई किया था और हमने चेक कर लिया था। तो जब भी आपने कोई क्वेश्चन चेक करना है कि वो RRS है जो सिस्टम दिया हुआ है, आपने उसके एलिमेंट्स की तादाद चेक करनी है कि क्या वो 5m यानी कि मॉडलो जो उस वक्त का होगा उसके 5 के बराबर है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। ये हमारा आज का थ्योरम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ इसके टॉपिक्स के साथ मैं आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें और मेरी इस वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें।